अच्छा जी, अभी तक हमने आर्गुमेंटेटिव एसे में जो चीज़ें डिस्कस की हैं वो ये था कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक उसकी कैसे बनती है। हमने ये बात की थी कि उसके थीसिस के अंदर आपने अपना स्टांस को रिफ्लेक्ट करना है, क्लियरली नजर आना चाहिए कि आपकी साइड के आप कौन सा स्टांस ले रहे हैं। उसके बाद हमने बात की कि इसकी आउटलाइन जब बनाते हैं तो पहले आपने अपने साइड के जो आर्गुमेंट्स हैं वो पेश करने हैं, उसके बाद एंटी साइड के आर्गुमेंट्स एक दो तीन, दो हो जाए, तीन हो जाए काफी हो जाते हैं। उसके बाद आपने उसको कंक्लूड करना है और इसके अंदर कोई वे फॉरवर्ड नहीं आता। देन हमने ये बात की थी कि जो इसका इंट्रोडक्शन होता है, उसका जो स्टाइल होता है, उसमें थोड़ी सी तब्दीली होती है कि हम बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करना है हमने। जो इनिशियल दो से तीन सेंटेंसेस हैं वो जनरल हो सकते हैं या कोटेशन से हो सकते हैं। उसके दो तीन सेंटेंसेस के बाद आप रिलेट करते हुए वहीं से मूव करते हैं आउटलाइन के आइडियाज की तरफ। और उसको जैसे आप सेंटेंसेस बनाते हैं, दो दो तीन तीन पॉइंट्स कंबाइन करके उसी तरह आप सेंटेंसेस बनाएंगे। जब ये आप कर लेंगे तो उसके बाद आपने एंटी साइड का आर्गुमेंट पेश करना है, एंटी आर्गुमेंट को शो करना है, और उसके बाद हाउ एवर लगा के अपना जो मेजर आपका आइडिया है या चीज है वो आपने जो है ना उसको प्लेस करना है, उसको रखना है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है किसका, इंट्रोडक्शन का। अब बेसिकली जो चीज यहाँ पे डिफरेंट होने वाली है वो है एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ। अब आपने यहाँ पे बात को गौर से समझना है। ये आपके सामने आउटलाइन है, ठीक है ना। अब आपने इंट्रोडक्शन लिख लिया है। इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट पैराग्राफ करेंगे किसके ऊपर, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर इक्वालिटी, इसके ऊपर। एक नॉर्मल जो पैराग्राफ लिखते हैं जिस तरह से आप इसके अंदर एक्सप्लेन करना चाहें, कोई इसके फीचर्स डिस्कस करने हैं या कोई एट्रीब्यूट्स हैं या किन चीज़ों से जेंडर इक्वालिटी रिफ्लेक्ट होती है या किस तरह आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर बताएंगे। एक जो नॉर्मल पैराग्राफ होता है 120-130 वर्ड्स का, उसके अंदर आप इसको करेंगे। उसके बाद आप स्टार्ट कर देंगे अपने साइड के जो आर्गुमेंट्स हैं। ठीक है, आपकी साइड के आर्गुमेंट्स क्या हैं, जिसके अंदर आप ये कह रहे हैं कि जेंडर इक्वलिटी मिथ है। आप ये फॉर एग्जांपल हम कहते हैं 10 हैं, 12 हैं, 13, जितने आर्गुमेंट्स हैं वो आप पेश करेंगे। और ये नॉर्मल बॉडी पैराग्राफ की तरह जिस तरह टॉपिक सेंटेंस होता है उसको सपोर्ट करने के लिए आर्गुमेंट्स, दरमियान में आपने एविडेंस देना होता है, उसके बाद कंक्लूडिंग सेंटेंस देना है और आपने उसको एंड करना है। और इसी तरह आपने तमाम पैराग्राफ करने हैं। लेकिन जब आप एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ में आएंगे तो वहां तब्दीली होती है। वहां तब्दीली कैसी होती है वो भी हम देखते हैं। लेकिन जब आप अपनी साइड के आर्गुमेंट्स पेश कर लेंगे तो आपने ट्रांजिशन देनी है, यानी कि आप एक लाइन छोड़ेंगे जिससे नॉर्मल स्पेस देते हैं। वहां पे आप लिखते हैं कि इस तरह से इन द प्रीवियस सेक्शन इट वाज कंसिडर्ड हाउ या इट वाज सीन दैट जेंडर इक्वालिटी रिमेंस टू बी अ मिथ, हाउएवर इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स द काउंटर पर्सपेक्टिव एज वेल एज their rebuttal या as well as their recounter will be taken into account, या इट्स अकाउंट विल बी टेकन आउट। जो भी आप कहना चाहें उसको लफ्जों में कहना चाहें आप कह सकते हैं। मतलब एक ट्रांजिशन आपने देनी है जिससे ये नजर आए कि आपने पहले अपनी साइड के आर्गुमेंट्स दिए और अब आप जो है ना एंटी साइड के आर्गुमेंट्स को स्पेस देने वाले हैं। अब बेसिकली जो मेजर तब्दीली है वो है आर्गुमेंटेटिव एसे के पैराग्राफ्स के अंदर। मैं आपको ना यहाँ पे जस्ट अ मिनट, मैं आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर रहा हूँ, एक मिनट। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ, उसको आप लोगों ने पढ़ना है और फिर उसके बाद जो है ना मैं आपको समझाऊंगा कि ये बेसिकली इसका जो पैराग्राफ राइटिंग स्टाइल होता है वो किस तरह से होता है। क्योंकि इसके अंदर इसके दो हिस्से बनाते हैं। ये मेरे पास एक सैंपल है, मैं इसको अभी जो है ना स्क्रीन शेयर करता हूँ, ये आपके सामने आ जाएगा अभी। अच्छा जी, आई होप के ये आप सबको विजिबल है। ये यहाँ से लेकर सम में आर्ग्यू, यहाँ से लेकर ना आपने ये जो नंबर 2 लिखा हुआ है इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, यहाँ तक इसको पढ़ना है। आप सब इसको पढ़ें, जो लोग पढ़ लें वो चैट के अंदर बता दें कि आपने पढ़ लिया है और डन करते जाएं। एक मिनट, मैं इसको हटा दूँ साइड पे कर। ठीक है, इसको पढ़ें और मुझे बताएं, मैसेज कर दें, उसके बाद कंफर्म कर दें कि आपने पढ़ लिया। उसके बाद मैं बात करूंगा आगे।
हाँ जी, आई होप कि आप सबने पढ़ लिया। अब देखें इस पैराग्राफ के अंदर ये, अच्छा ये कहाँ से लिया गया है? ये ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी है, जो एडवांस्ड लर्नर्स की डिक्शनरी, वहां से मैंने इसको जो है ना इसका स्क्रीनशॉट लिया था, बल्कि तस्वीर ली थी। ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे के ऊपर उसका जो है स्ट्रक्चर बताया गया है, तो वहां से ये लिया गया है। अब इसके अंदर जो पैराग्राफ है ना, ये एंटी आर्गुमेंट का पैराग्राफ। अगर आप इसके पैराग्राफ को पढ़ें, जैसे कि आपने पढ़ा भी है, तो इसके अंदर आपको दो हिस्से नजर आते हैं। पहले हिस्से के अंदर क्या कर रहा है, वो फर्स्ट हाफ के अंदर एंटी आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करवाता है। ठीक है, एंटी आर्गुमेंट यानी कि आपकी साइड के जो आर्गुमेंट के अगेंस्ट है, यानी कि जो आपके स्टांस के अगेंस्ट आर्गुमेंट है, उसे एंटी आर्गुमेंट कहते हैं। अब उस एंटी आर्गुमेंट को उसने फर्स्ट हाफ के अंदर जो है डिस्कस किया है, एक्सप्लेन किया है या रिलेट किया है। लेकिन सेकंड हाफ के अंदर उसी एंटी आर्गुमेंट की रिबटल दे दी है। रिबटल का मतलब है कि उसी को उसने गलत साबित कर दिया है, एक उसने सिंथेसिस पेश कर दिया है। और जब उसने उसकी रिबटल दिया है, तो बेसिकली उसने क्या कर दिया है, अपने स्टांस को सही साबित कर दिया है। तो आपने याद रखना है कि जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर एंटी आर्गुमेंट का पैराग्राफ होता है, उसके दो हिस्से होते हैं। ठीक है ना? यानी कि अगर आप 130 140 वर्ड्स लिख रहे हैं, तो 60 70 वर्ड्स जो फर्स्ट हाफ होता है, उसके अंदर एंटी आर्गुमेंट को पेश करते हैं, उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और जो नेक्स्ट हाफ होता है, उसमें आप उसी एंटी आर्गुमेंट की रिबटल देते हैं, उसी को रिफ्यूट करते हैं, उसी को आप गलत साबित करते हैं। और आप फिर पैराग्राफ का एंड कर रहे होते हैं अपने थीसिस के ऊपर। इससे क्या होता है कि वो जो आपने एंटी साइड का आर्गुमेंट देखा था, जिसको आपने कंसिडर किया था, उसको फिर आपने जो है उसकी रिबटल भी दे दी है, और रिबटल दे के आपने बेसिकली अपने स्टांस को सही साबित कर दिया है। लेकिन अगर आप एंटी आर्गुमेंट को लिखते हैं और उसके रिबटल नहीं देते हैं, तो इसका ये मतलब होता है कि वो अनएड्रेस चला गया है। और जब वो अनएड्रेस जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली आपके स्टांस के अगेंस्ट है। और इसका ये मतलब होता है कि आप अपने आर्गुमेंटेटिव एस्से में अपने ही स्टांस के अगेंस्ट जा चुके हैं, और उसकी आपने रिबटल भी नहीं दी। तो इसलिए वो फिर आपके लिए मसला क्रिएट होगा। इस चीज़ को आपने याद रखना है। अब इसी फार्मूले को इस्तेमाल करते हुए हमने जो कल ऐसे किया था आर्गुमेंटेटिव जेंडर इक्वलिटी इस समित, उसके एंटी आर्गुमेंट को पैराग्राफ लिख के देखते हैं कि वो कैसे लिखना है। मेरे पास एक सैंपल भी है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी कि उसको हमने क्या लिखना है कैसे। आप देखें, ये आपने जब एंटी आर्गुमेंट के पॉइंट्स लिखे थे, जहाँ पे आपने कहा था कि सम पीपल आर्ग्यू दैट जेंडर इक्वलिटी एज कम्पेयर टू द पास्ट हैज बीन अचीव्ड। ठीक है, यानी कि वो आपकी साइड के अगेंस्ट आर्गुमेंट आ रहा है। अब इसके ऊपर पैराग्राफ करना कैसे करेंगे? आप स्टार्ट करेंगे उसी तरह टॉपिक सेंटेंस से। सम पीपल आर्ग्यू दैट जेंडर इक्वलिटी इज नो लॉन्गर अ मिथ एंड हैज बीन अचीव्ड। ठीक हो गया। उसके बाद आगे आप उसी की एक्सटेंशन करें, यानी कि तकरीबन जो फर्स्ट हाफ है उसी के अंदर आपने उसको डिस्कस करना है। दे बिलीव दैट एज कम्पेयर टू द पास्ट nowadays women have more rights. Then they are taking part in politics, economics affair, as well as other important walks of life. They further provide various examples in this regard to make it clear that gender equality is a reality. ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, एंटी साइड का जो आर्गुमेंट है यहाँ तक पेश कर दिया। ठीक है, जब एंटी आर्गुमेंट आ जाएगा, आप उसको इंट्रोड्यूस करवा देंगे, फिर उसी को आपने गलत साबित करना है। हॉइवर लगाएं आप, उसके बाद आपने कहना है कि उसको इस तरह से रिबटल देनी है कि वो आपका स्टांस सही साबित हो जाए। अब ये सेकंड हाफ स्टार्ट हो रहा है। आपने कहना है, however, it is not the case. Gender equality as yet remains to be a dream. For instance, the latest gender gap index data by the World Economic Forum shows that the world needs 106 years to achieve gender equality. Hence, it has been seen that gender equality remains to be a myth. अब देखें, आपने जो सेकंड हाफ है उसके अंदर क्या कर दिया, एक ऐसा आर्गुमेंट पेश किया है कि जिससे ऊपर जो एंटी आर्गुमेंट था वो ऑटोमेटिकली गलत साबित हो गया। जब आपने उसको गलत साबित कर दिया, जब उसको आपने रिबटल दे दी, तो आपने अपने थीसिस के ऊपर एंड कर दिया, यानी कि क्योंकि आपने अपना स्टांस सही साबित कर दिया। ये होता है आपके आर्गुमेंटेटिव एसे का स्ट्रक्चर। अगर आपके ऐसे में एक आर्गुमेंटेटिव एसे है, तो उसका भी स्ट्रक्चर इसी तरह से, दो हैं तो बिल्कुल इसी स्टाइल के ऊपर लिखे जाएंगे। यानी कि अगर आप दो लिख रहे हैं या तीन लिख रहे हैं, तो तमाम पैराग्राफ के अंदर एंटी आर्गुमेंट वाले में यही स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। पहले हाफ के अंदर आपने एंटी आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है, और सेकंड हाफ के अंदर आपने उसकी रिबटल देनी है। अब चूंकि ये थोड़ा सा मुश्किल काम है, यानी कि पहले आपको एंटी आर्गुमेंट भी ढूंढना पड़ता है, फिर उसकी रिबटल ढूंढनी पड़ती है। तो इसीलिए अगर आप इसके अंदर तीन से ऊपर जाएंगे, चार करेंगे, पांच करेंगे, तो आपके लिए काम लंबा होता जाएगा, काम मुश्किल हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है ना इतने एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ लिख लें, फिर आपको समझना है कि इसकी रिबटल कैसे देनी है। इसलिए दो आर्गुमेंट, दो एंटी आर्गुमेंट या तीन, दो मैं कहता हूँ बड़े आइडियल ऑप्शन होता है, दो तीन बस ये बेहतरीन ऑप्शन है। इससे ऊपर मत जाएं आप। अगर आप ये देते हैं, तो एग्जामिनर इससे जो है ना क्या कहते हैं कंफर्टेबल होता है,
बल्कि वो इससे सेटिस्फाइड होता है कि आपने एंटी साइड को भी देखा है, काउंटर पर्सपेक्टिव को देखा है, और फिर आपने उसके रिबटल देके अपना स्टांस भी सही साबित किया है। ठीक है जी, ये बात समझ आइए किसी को? अगर किसी को ये बात समझ नहीं आई तो मुझे बताएं कि एक आर्गुमेंटेटिव एसे का जो पैराग्राफ होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, कैसे लिखना है। ये मैं आपको सैंपल इसका स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा, लेकिन अभी ये बताएं कि बात क्लियर है लिखने की हद तक, समझने की हद? हाँ जी, मुझे जिस चीज़ को समझ आ गई मुझे बता दें चैट के अंदर। सो अभी आप सो रही थी आप? हाँ जी। सो अभी मैं ये बात कर रहा हूँ एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ की। एंटी आर्गुमेंट के अंदर मैंने ये बताया ना कि आपने एक दो तीन जितने भी एंटी आर्गुमेंट दिए हैं उसके ऊपर पैराग्राफ कैसे करना है, इसके स्ट्रक्चर की बात हो रही है। जी बताएं, समझ आइए? शायद आपने कल लेक्चर मिस किया इसलिए आपको समझ नहीं है। सर मुझे क्लियर कर दें कि ये अपने एंटीथेसिस का पैराग्राफ लिखते हुए कहा, सर आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा ये टाइम थोड़ा बिजी था। हाँ देखें, अगर टाइम बिजी है बिल्कुल मुझे अंदाजा है, लेकिन अब उसमें अगर आपको समझ नहीं आ रही तो उसका हम क्या कर सकते हैं? वो आप सवाल करें, पूछें। लेकिन ये कि अगर आप क्लास अटेंड कर सकते हैं क्लास अटेंड कर लें, अगर आपके लिए मुश्किल है तो रिकॉर्डिंग कल आपको मिल जाएगी इसकी, जो मैं आज रिकॉर्डिंग मुकम्मल कर लूंगा कल, उसके बाद आप सुन सकते हैं उसको। ठीक है। अब मैं ये है कि सारा कुछ दोबारा तो नहीं बता सकता, मतलब क्योंकि रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसी के अंदर जो है ना, आप ये सारा कुछ जो है दोबारा से रिपीट करना, रिकॉर्डिंग लंबी हो जाएगी। मैंने सिंपल ये बताया है कि जब आप आर्गुमेंटेटिव ऐसे करते हैं उसके अंदर एंटी आर्गुमेंट होता है। एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ का स्ट्रक्चर तब्दील होता है, उसके पैराग्राफ के दो हिस्से बनाते हैं। पहले हिस्से के अंदर आप एंटी आर्गुमेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और सेकंड पार्ट के अंदर आप उसी की रिबटल देते हैं, रिबटल उसी को गलत साबित करते हैं। गलत किस तरह साबित करते हैं कि एक नया आर्गुमेंट जिसको आप कहते हैं सिंथेसिस, उसके जरिए, यानी कि पहले आपने क्या बनाया था, थीसिस बनाया था, उसके बाद आपने दिया एंटीथीसिस। आप एंटीथीसिस को आपने जो है ना बेसिकली न्यूट्रल करना है किसके साथ? सिंथेसिस के साथ। तो जब आप उसको न्यूट्रल कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका स्टांस साबित हो जाता है। और इसी तरह आप अपने पैराग्राफ का एंड जो होता है ना, आर्गुमेंट एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ का एंड अपने थीसिस के ऊपर कर रहे होते हैं। ठीक है जी, ये था यहाँ तक बात। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो कंक्लूजन है उसमें कोई तब्दीली होती है या नहीं होती। उसके अंदर कोई खास तब्दीली नहीं होती। ठीक है ना? यस बिल्कुल, इट वॉज अ न्यू थिंग, बिल्कुल। सर मुझे ये समझ आई है कि जब हम किसी की बात को सुन के उसके अगेंस्ट हैं तो हम कहते हैं कि आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन फिर हम फैक्ट के साथ एग्जैक्टली बिल्कुल यही मैंने कल समझाया था। मतलब आप एक केस पेश करते हैं, दूसरा बंदा कहता है ये बात इस तरह से, आप कहते हैं आपकी बात जो है ना इसको मैं इस तरह से गलत साबित कर सकता हूँ, मेरे पास उसके लिए ये आपके पास जो है ना एक ऑप्शन है या आपके पास एक आर्गूमेंट है। तो आप उसकी बात को स्पेस देते हैं, सुनते हैं, और लेकिन इस तरह एक नया आर्गूमेंट लेकर आते हैं कि उससे उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूट्रल हो जाता है और आपका जो स्टांस है वो सही साबित होता है। ठीक है जी। अच्छा, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, कि जो आपका कंक्लूजन होता है उसके अंदर कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। आर्गुमेंटेटिव एसे का जो कंक्लूजन है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। आपने क्या करना है, सिर्फ ये ख्याल रखना है कि एंड पे जो ऑप्टिमिस्टिक लुक है ना वो खत्म करनी है। यानी कि आप स्टार्ट करेंगे उसी तरह, जब आपने एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ मुकम्मल कर लिए उसी तरह स्टार्ट करें, टू कंक्लूड, कामा लगाएं, इट इज स्टेटेड दैट, उसके बाद थीसिस को लेकर आए। ठीक है, जब थीसिस ये आपने लिख दिया थीसिस, उसके बाद आउटलाइन के जो आइडियाज हैं वो लेकर आए। जब आउटलाइन के आइडियाज लेकर आएंगे, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आउटलाइन के आइडियाज आप समराइज कर चुके होंगे उसके बाद आपने एंटीथीसिस का हवाला देना है। फॉर एग्जांपल आप कैसे कह सकते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट, जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा था कि सम पीपल आर्ग्यू दैट, या सम पीपल आर्ग्यू अगेंस्ट दिस स्टांस या दिस पॉइंट ऑफ व्यू, एंड दे बिलीव दैट जेंडर इक्वलिटी हैज बीन अचीव्ड। फिर आपने उसकी अगेन फौरन ही उसी उधर ही आपने उसको कहना है कि yet it has been observed, या it has been seen that gender equality has not been achieved, and various examples and data indicate that it is a myth is yet। जैसे कि आपने देखा कि ये जो इधर गया वो हमारे पास, एक मिनट,
जैसे आपने देखा कि इसने यहाँ पे एंड किया है इसको किस तरह से कि फौरन से उसने उसकी रिबटल दी है, ठीक है ना, कि जो उसने एंटी साइड दी थी उसकी फौरन से रिबटल दी है। इसी तरह आपने अपने कंक्लूजन के एंड के ऊपर जब आपने एंटी आर्गुमेंट को पेश करना है तो फौरन उसका जो है ना आपने उसकी जो अपना स्टांस है उसको भी साथ आपने रीस्टार्ट करना है। तो इस तरह इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि जो आपका कंक्लूजन है वो आपके थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर एंड हो रहा होगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इसमें आई होप कि ये बात क्लियर है। कंक्लूजन मैं रिपीट कर देता हूँ। अब देखें कंक्लूजन के अंदर मैं आपको स्ट्रक्चर समझाता हूँ इसका। मैं चलो यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि आपने जो है ना थीसिस से स्टार्ट करना है, ठीक है। उसी तरह स्टार्ट विद थीसिस एज यूजुअल। उसके बाद आउटलाइन समरी आपने पेश करनी है। देन उसके बाद एंटी साइड, एंटी थीसिस, ठीक है। और उसके बाद जो है ना इनडायरेक्टली रिपीट योर थीसिस, ठीक है। ये आपका जो है ना एक स्टाइल हो जाएगा आपका। बेसिकली आप अगर देखें तो तकरीबन मोर और लेस ये जो आपका इंट्रोडक्शन है उससे सिमिलर है ये, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क ये है कि आप अपने इंट्रो थीसिस से स्टार्ट कर रहे होते हैं और थीसिस के ऊपर इनडायरेक्टली आप एंड कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे कोटेशंस पे आपने इसको एंड नहीं करना, ठीक है ना। आर्गुमेंटेटिव एसे का जो कंक्लूजन है उसको आपने कोटेशन के ऊपर आपने एंड नहीं करना, बस ये ख्याल रखना है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर आप इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप इसको जो है ना सर ये जो कोटेशन, स्टेप्स आपने लिखे हैं ये किस चीज के हैं सर? ये जो आपका कंक्लूजन होता है। सर अभी तो आप कह रहे थे कि पहले हम एंटीथेसिस से शुरू करेंगे कि इट इज टू कंक्लूड इट इज स्टेटेड दैट like it is observed that some people think नहीं 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 नहीं, that हाँ। मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा टू कंक्लूड इट इज स्टेटेड दैट, उसके बाद थीसिस कहा मैंने, ये लिखा लिखा हुआ ऊपर। तो आपने कहा कि डायरेक्ट हमने उसको एंड पहले तो आप नहीं, मैंने गलत फिर अभी सुना होगा। आप दोबारा सुने, मैं समझाता हूँ आपको। मैंने ये कहा है कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब आप कंक्लूजन को स्टार्ट करेंगे तो आपने उसी तरह नॉर्मल स्टार्ट करना है। टू कंक्लूड कामा लगाना है, इट इज स्टेटेड दैट, उसके बाद थीसिस को लिखना है। टू कंक्लूड इट इज स्टेटेड दैट वेरियस डेवलपमेंट्स एंड फैक्टर्स या एग्जांपल्स इंडिकेट दैट जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ अराउंड द वर्ल्ड। उसके बाद आप कहें कि दिस एग्जांपल, दिस वुमेन पार्टिसिपेशन, दिस पॉलिटिक्स, जो भी आपके आइडियाज हैं आउटलाइन के वो उसको लेकर आए। और जब वो आप मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आप कहेंगे however some people या yet some people argue that gender equality is not considered to be a myth, it is considered as a reality। फिर उसके बाद आपने indirectly again उसको रिपीट करना थीसिस को, however it has been observed, it has been proved that gender equality is a myth। यानी कि ठीक है, पहले समझ आपने आ गई स्टार्ट सर। करेंगे थीसिस से, उसके बाद आउटलाइन के आइडियाज एंटी आर्गुमेंट को रिपीट लेकर आएंगे और उसकी फौरन से आपने उसको उधर ही रिपीटल देनी है। तो एंटी आर्गुमेंट जहां पे भी आता है ना उसको अनएड्रेस नहीं छोड़ना आपने, बस ये याद रखना है आपने। ठीक है जी, ये है आपकी जो है ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर मुकम्मल। पैराग्राफ कैसे लिखने हैं वो मैंने बता दिया, कंक्लूजन कैसे करना है वो बता दिया। अब इसकी असाइनमेंट क्या होगी कि इसी ऐसे के ऊपर जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ मैं कोशिश करता हूँ फुल ऐसे को भेज दूँ आपको अगर मेरे पास पड़ा है। तो अगर इस पर ना हुआ तो जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है फ्रेडली द नेम इज वुमन, उसके ऊपर आप लोगों को फुल ऐसे करना होगा। जो भी होगा मैं आपको भेज दूंगा असाइनमेंट। इसके ऊपर आपने आउटलाइन अगर बनाई हुई है, इंट्रो लिखा हुआ है, तो उसके अंदर आगे पैराग्राफ ऐड करेंगे, एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ और कंक्लूजन। अगर नया टॉपिक होगा तो उसके अंदर आप फिर जो है ना सैंपल ऐसे से मॉडल ऐसे से हेल्प लेकर आप उसके अंदर आउटलाइन बनाएंगे, उसके अकॉर्डिंग इंट्रो करेंगे, बॉडी पैराग्राफ्स, एंटी आर्गुमेंट के पैराग्राफ और उसके बाद कंक्लूजन। ठीक है जी। तो ये आपका जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है। यहाँ पे शुक्र है कि मैंने इसको रिकॉर्डिंग को ऑफ नहीं किया। अब यहाँ पे ना एक और चीज़ है कि आर वाले ऐसे होते हैं, आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे आर वाले ऐसे। ये इसको हम आर ऐसे कहते हैं, ठीक है ना। ये है कि IMF बेल आउट्स अ रोड टू स्टेबिलिटी अ रेसिपी फॉर डिजास्टर, इसके अंदर आर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये देखें। इसी तरह इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपेंडिंग ब्लेसिंग अर्कस। इसी तरह हमारे पास जो है ना कोई और टॉपिक भी हो सकते हैं, अगर एग्जांपल आती है तो मुझे बता दें। जो आर वाले ऐसे होते हैं ना वो भी प्योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। इसी तरह जब आप इसका ऐसे करेंगे तो अगेन जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का स्ट्रक्चर है मुकम्मल वही फॉलो करना है। लेकिन यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि
आर्गुमेंटेटिव ऐसे में जहां आपको एंटी आर्गुमेंट ढूंढना पड़ता है, जहां पे बेसिकली एंटी आर्गुमेंट दिया होता है पहले से ही। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि IMF बेल आउट्स रोड टू स्टेबिलिटी और रेसिपी फॉर डिजास्टर। अब इसमें से आपने एक साइड चूज करनी है। आप कहते हैं रेसिपी फॉर डिजास्टर है, ठीक है, तो अब इसके एंटी साइड क्या बन जाएगी? रोड टू स्टेबिलिटी बन जाएगा। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब ब्लेसिंग है, तो उसके जो एंटी साइड वो कर्स बन जाएगी। तो आर वाले ऐसे के अंदर आपको एग्जामिनर ने ऑलरेडी जो है ना एंटी साइड या एंटी आर्गुमेंट है वो दिया होता है। तो आपने सबसे पहले काम क्या करना है? अपना स्टांस क्लियर करना है, कौन सी साइड को चूज करना है वो आपने स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक थीसिस के अंदर नजर आनी चाहिए। उसके बाद आउटलाइन बनाएंगे, आउटलाइन बनाने के बाद अपनी साइड के आर्गुमेंट्स देंगे, उसके बाद एक दो तीन जितने भी एंटी आर्गुमेंट देने हैं वो देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? कंक्लूजन देंगे। कोई वे फॉरवर्ड नहीं आएगा। उसके अगेन जब आप इंट्रो करेंगे वही स्ट्रक्चर जो कि आर्गुमेंटेटिव एसे के लिए होता है। उसके बाद बॉडी पैराग्राफ्स करेंगे, उसके बाद एंटी साइड के पैराग्राफ का स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया है उसी को फॉलो करना है, और उसके बाद जो कंक्लूजन वो मैंने सिखाया है वही फॉलो करना है। बेसिकली आर वाले ऐसे में और आर्गुमेंटेटिव ऐसे सेम चीज होती है, इसके अंदर कोई फर्क नहीं होगा। आई होप कि ये आप सबको क्लियर है। मैं आपको एक ऐसे इसी के ऊपर भी कराऊंगा फुल ऐसे, ठीक है ना, लेकिन अभी मैंने आपको ये करवाना है जेंडर इक्वलिटी इज अ मिथ या फ्रेंडली डायनेमिक्स वुमेन। इसके बाद हमने जो है बेसिकली इन दो में से आर वाला कोई एक ऐसे जो है ना मुकम्मल करना है, ताकि आप लोगों का जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे का मसला हमेशा के लिए वो हल हो जाए। ठीक है जी, तो ये है हमारा आर्गुमेंटेटिव ऐसे के हवाले से, इसको हम यहीं पे एंड करेंगे। मैं यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ ताकि फिर आगे हम जो सवाल वगैरह या बाकी चीज़ें हैं वो ले सकें।